हेलो एवरीवन, इकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, टेस्ट नंबर 23 का एक्सप्लेनेशन लेके मैं हाजिर हूं यहाँ पे। और आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये टेस्ट बहुत बढ़िया से दिया होगा। तो इकोनॉमी करंट अफेयर्स का हमारा ये टेस्ट था, जिसमें हमने अक्टूबर से दिसंबर के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे थे। तो चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट? ठीक है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? A form of foreign direct investment where a parent company starts a new venture in a foreign country by constructing new operational facilities. A form of FDI where a company purchases or leases existing production facility to launch a new production activity. Investment by non-resident Indians, investment in shares and debts. तो बच्चों, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो एक इस तरीके की एफडीआई है जहां कोई पेरेंट कंपनी एक नया वेंचर शुरू करती है किसी भी दूसरे देश में बाय कंस्ट्रक्टिंग न्यू ऑपरेशनल फैसिलिटीज। ठीक है, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है ना, इसे हम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं और ये है आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? ठीक है, तो हम कई बार कहते हैं ना कि सरकार एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहां पे 6 आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनमें से क्या पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा? फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में आपको लग सकता है कि हाँ भाई, थोड़ा सा हेवीली लोडेड क्वेश्चन है, टफ है, बट ये क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर सरकार कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप कर रही है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि भाई ये एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो छठवां स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही हो गया। उसी तरीके से अगर यहां पे जो चौथा स्टेटमेंट है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगर सरकार फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक कंपनी को, तो वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो चौथा आप एलिमिनेट कर सकते हो। देन उसके बाद वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय बैंकिंग सिस्टम, वंस अगेन दिस इज आल्सो नॉट एन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो चौथा भी एलिमिनेट हो गया, पांचवा भी एलिमिनेट हो गया। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, डेफिनेटली ये एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। उसी तरीके से अगर पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का कंप्यूटराइजेशन डिजिटलाइजेशन किया जाता है तो डेफिनेटली वो भी एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। लेकिन अगर एमएसपी फिक्स करती है सरकार, देन दैट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरीके से आपके बजट के कैपिटल पार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सब्सिडी जो होता है वो रिवेन्यू पार्ट। ठीक है, तो वो एक तरीके से पब्लिक इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, 2, 3 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 3, अबाउट द स्वच्छ भारत कोश। Funds will be used for improving cleanliness levels in rural and urban areas, including in schools. It will be under the Ministry of Tourism. Its functioning will be monitored on yearly basis by the Finance Minister and by the Prime Minister from time to time. Projects under it will be implemented and carried out by existing institutions at the state, district and sub-district level, and no new institutions will be created. तो अगर आपने अभी तक स्वच्छ भारत कोष के बारे में नहीं पढ़ा है, सरकार ने रिसेंटली ये लॉन्च किया था और इसका यूज किया जाएगा ताकि रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में, ठीक है, साफ सफाई का जो लेवल है, जो क्लीनलीनेस का लेवल है, उसको इंक्रीज किया जा सके। साथ ही साथ इसमें स्कूल्स को भी इंक्लूड किया जाएगा और ये आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्वार्टरली बेसिस में मॉनिटर्ड होगा। ठीक है, तो ईयरली बेसिस में मॉनिटरिंग नहीं होगी और यहाँ पे मिनिस्ट्री भी गलत दी हुई है, तो सेकंड और थर्ड आपका रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, 1 and 4 ओनली। ठीक है, Why is the offering of teaser loans by commercial banks a cause of economic concern? तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया है कि भाई क्यों, अगर कमर्शियल बैंक्स टीजर लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्यों इसे एक कॉज ऑफ कंसर्न के तौर पे देखा जाता है ना? सो द टीजर लोन्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम lending and banks may be exposed to the risk of defaulters in future. In India, the teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही है।
ठीक है, अगर देखोगे आप तो टीजर लोन्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि इंडिया में ऐसे लोगों को टीजर लोन्स दिया जाता है जो एक्सपीरियंस नहीं है, और बाद में उनका नुकसान हो जाएगा तो वो लॉस में रहेंगे, और जब वो लॉस में रहेंगे तो बैंक्स को पैसे चुका नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेटली वो एनपीए कन्वर्ट हो गया आपका, नॉन कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव असेट में आ गया आपका। ठीक है, सो दैट्स द रीजन कि टीजर लोन्स अगर कमर्शियल बैंक्स ऑफर कर रहे हैं तो वो एक तरीके से आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, कंसर्न की बात है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी। देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बोथ एफडीआई एंड एफआईआई आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या तो अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लें या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर लें, तो आपको यहां पे ये पूछा गया है कि भाई इन दोनों में अगर हमें डिफरेंस निकालना हो तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठता है। एफआईआई हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी व्हाइल एफडीआई ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल। FII helps in increasing capital availability while FDI only targets specific sectors. FDI flows only into the secondary while FII targets primary market. FII is considered to be more stable than the FDI. तो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें ना, हाँ हमें यहाँ पे इनका डिफरेंस बिटवीन देखना है, तो FII जो है कहीं ना कहीं इन जनरल अगर आप देखोगे तो कैपिटल अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ओके, एफडीआई स्पेसिफिक टारगेट्स को स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैपिटल गेन्स अराइज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, इसमें कैपिटल गेन्स कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस में हो रहा है। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, सो ये तो नहीं होगा। When there is a natural increase in the value of the property owned, that will be the one. Then when you purchase a painting and there is a growth in its value, अगर उसकी मतलब पॉपुलैरिटी की वजह से आपने जो पेंटिंग खरीदी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, so again that's a capital gains. So correct answer of the question is 6 का B, 2 and 3. Which of the following factors and policies were affecting the price of rice in India? ठीक है, भारत में जो राइस का प्राइस है, ठीक है, चावल के जो दाम है जो बढ़ रहे थे रिसेंट पास्ट में, क्या कारण थे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग या फिर कंज्यूमर सब्सिडी। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई हड़बड़ी में आप गड़बड़ी गड़बड़ी ना कर दो। एमएसपी एक रीजन तो है, ठीक है, अगर हम प्राइमा फेसाई देखें तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो राइस के प्राइस को अफेक्ट करती है इंडिया में। ठीक है, और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे चेक करोगे तो क्लियर कट आपको वहां पे भी दिख जाएगा ये। ओके, सो गवर्नमेंट ट्रेडिंग, स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज, ये सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डीसीसीबी यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, दे डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। One of the most important function of the DCCB is to provide funds to the PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, नाउ अगर हम डीसीसीबी से कंपेयर करते हैं तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, दे कमांड लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट, उनकी बैंक की ब्रांचेस भी ज्यादा होती हैं, है ना, सो दैट्स व्हाई दे हैव एन ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ना कि डीसीसीबी जो है वो ज्यादा क्रेडिट मतलब डिलीवर करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि भाई डीसीसीबी जो है वो पैक्स को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ये इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। What is the importance of the term interest coverage ratio of a firm in India? अगर हम किसी भी फर्म इंडिया में किसी भी फर्म की बात करते हैं और उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम देखते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। It helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give a loan to. It helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give a loan to. And the higher a borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worse is its ability to service its debt. तो अगर हम इंडिया में डेटा निकालें तो 2013 तक अगर हम कॉर्पोरेट फर्म्स की बात करते हैं तो 1/3 कॉर्पोरेट डेट जो है वो कंपनीज, ऐसी कंपनीज के मतलब हिस्से में है जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो लेस देन 1 है, जिन्हें हम IC1 कंपनीज कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये वो कंपनी है जो कि इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है कि ये अपना लोन चुका सके। ठीक है, सो इससे हमें ये पता चलता है
कि हायर रेशियो ऑफ आईसी इज गुड एंड लोअर इज बैड। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगा तो वो मतलब उससे ये पता चलेगा कि भाई ये जो फर्म है इसका काम सही से नहीं चल रहा और ये आपका लोन नहीं चुका पाएगी। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट रेशियो कवरेज रेशियो जो है वो ज्यादा है, दैट मींस कंपनी इज जनरेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि भाई अगर आप किसी भी फर्म को लोन दे रहे हो तो कितना रिस्क है उसको, मतलब आपको पैसा वापस मिलेगा या नहीं, ये आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता चलता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, द लोअर अ बोरोइंग्स फर्म्स लेवल द वर्स इज द एबिलिटी टू सर्विस। सो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, करेक्ट आंसर इज ए। देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द आर्गुमेंट दैट हायर पब्लिक डेट लीड्स टू लोअर ग्रोथ। ठीक है, ये हम कहते हैं ना कि भाई अगर पब्लिक डेट ज्यादा होगा तो ग्रोथ लो हो जाती है, तो इनमें से क्या उसको मतलब एक तरीके से जस्टिफाई करता है? हायर लेवल्स ऑफ पब्लिक डेट टेंड्स टू डिक्रीज कंजम्पशन, डेफिनेटली। ठीक है, डिक्रीज कंजम्पशन, सेविंग्स, और उस वजह से कहीं ना कहीं जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी लोअर हो जाएगी, ग्रोथ रेट तो लो होगा ही होगा। इट कैन रिजल्ट इन क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सो डेफिनेटली इट ऑल्सो हैपेंस। ठीक है, और इट कैन पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन द इंटरेस्ट रेट, तो जब अपवर्ड प्रेशर आएगा इंटरेस्ट रेट पे तभी तो फिर क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी एज अ रिजल्ट, जिस वजह से ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमें यहाँ पे ये दिखाते हैं कि बिल्कुल हायर पब्लिक डेट जो है इट लीड्स टू लोअर ग्रोथ। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे, द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी स्पेल्स आउट द स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डैश non-fuel and non-coal minerals, petrol and natural gas, coal and iron, gold, diamond and precious metals only। तो ये जो आपकी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है, इसका एम क्या है? इसका एम है कि भाई कहीं ना कहीं जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी है हमारे देश में उसको बढ़ाया जाए, और वो बढ़ेगा कैसे? जब उसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी। ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी, सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारे देश के मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर फोकस। सो नॉन फ्यूल एंड नॉन कोल मिनरल्स, दैट इज द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पीयर लैंडिंग। ठीक है, पीयर टू पीयर लैंडिंग से रिलेटेड यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं। इट्स अ मेथड ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग मनी विदाउट द यूज ऑफ एन ऑफिशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज एन इंटरमीडियरी। The amount of interest charged for peer-to-peer loans is lesser than traditional prime loans, and P2P loans give access to financing mainly to vulnerable and BPL families. So if I talk about peer-to-peer lending, तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके का लैंडिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है कि भाई आप पैसा लेना देना जो भी है वो बिना किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरमीडियरी के कर सकते हो, इसमें कोई बैंक वैंक बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो P2P होता है ये बोरोवर्स को एक्सेस देता है कि भाई कहीं ना कहीं वो बोरोवर्स भी यहाँ पे पैसे ले सकते हैं जो कि अगर कोई ट्रेडिशनल इंटरमीडियरी होता तो उन्हें पैसे वहां पे नहीं मिलते। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि भाई जो लैंडर है उसको अश्योरेंस भी बोरोवर द्वारा काफी कम है। ठीक है, लेकिन हाई रिस्क है तो फिर इंटरेस्ट भी ज्यादा यहाँ पे मिलता है। सो दैट इज द पॉइंट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का बी, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट लेस, इट इज हाई एंड इट गिव्स एक्सेस मेनली टू वल्नरेबल, नो नॉट एट ऑल। ठीक है, सो दूसरा तीसरा दोनों गलत है, करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि इनकरेक्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ अब, which of the following is or are the initiatives taken by the government to enhance the domestic production of steel। ठीक है, सरकार ने भारत में स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? इंक्लूजन ऑफ स्पेशलिटी स्टील अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ऑफरिंग स्टील टू एमएसएमईज एट एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस, प्रेफरेंस टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आयरन एंड स्टील इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो सरकार ने ये तीनों के तीनों इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए हैं। सरकार ने कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारी प्रोक्योरमेंट है उसमें प्रेफरेंस दी है कि भाई जितने भी जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आयरन और स्टील होगा वो सरकार उसको ज्यादा प्रेफर करेगी। ठीक है, उसके अलावा इट इज ऑफरिंग स्टील टू एमएसएमईज एट एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस एंड इट हैज आल्सो इंक्लूडेड स्पेशलिटी स्टील अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि स्टील कितना ज्यादा क्रिटिकल है हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए।
ठीक है, और इस चीज को देखते हुए सरकार ने 2017 में क्या लाया था, सरकार ने नेशनल स्टील पॉलिसी, दैट इज एनएसपी। और इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि भाई हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रहते हुए हमारे देश में जो स्टील की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है। तो इसका मेन एम ये था कि भाई जो हमारी क्रूड स्टील की कैपेसिटी है वो हम 300 मिलियन टन अचीव करें, 300 मिलियन टन अचीव करें, और जो फिनिश्ड स्टील कैपेसिटी है वो 230 मिलियन टन अचीव करें। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना के बाद इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का, क्रूड स्टील का। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, सॉरी डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू रीसेंट चेंजेस इन द रेगुलेटरी रिजीम ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत बदलाव जो भी आया है उससे रिलेटेड यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं। The overall priority sector lending target for UCBs has been increased to 75% of ANBC by 2024. The RBI has been given powers for approval for the appointment and removal of chairman of UCBs. UCBs can raise capital by issue of equity in the stock market. ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि वो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में लोकेटेड है। ठीक है, 1996 तक ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे इन्हें सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पैसे देना अलाउ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनके जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है उसे रिवाइज कर दिया गया है। साथ ही साथ आरबीआई को यह पावर दी गई है कि भैया आरबीआई जो है वो इनके मैनेजमेंट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट जो है वो करेगी, और साथ ही साथ यूसीबीज जो हैं वो कैपिटल रेज भी कर सकते हैं बाय इशूइंग इक्विटी इन द स्टॉक मार्केट। सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एन ऑटोनॉमस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर शुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अ कंट्रीज रियल जीएनपी ओनली इफ। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो फिर देश की जो जीएनपी है, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, वो कब इंक्रीज होगी, यहां पे आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, सो द कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नेगेटिव, the country's economy is working under condition of less than full employment, it is government expenditure, the multiplier is at least 1.5। ठीक है, तो दोस्तों अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है तो कंट्री की रियल जीएनपी इंक्रीज होगी व्हेन द इकोनॉमी इज वर्किंग अंडर कंडीशन ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उस केस में जीडीपी विल बी पॉजिटिव एंड द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट लेस देन पोटेंशियल। तो इस सिनेरियो में अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो कंट्री की जीएनपी बढ़ती है। A credit rating represents the rating agency's opinion on the likelihood of a rated debt obligation being repaid in full and on time. In this context, what does triple B implies? ठीक है, so ये सारी जो credit ratings होती हैं, the country has strong capacity to meet financial commitments, but somewhat susceptible to adverse economic conditions and changes in circumstances. The country is at lowest investment grade according to market participants. The country will be less vulnerable in the real term but faces major ongoing uncertainties to adverse business, financial and economic conditions, या फिर none of the above। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, द कंट्री इज एट लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अगर हम ट्रिपल बी माइनस की बात करें। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। सरफाइसी एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो सरफाइसी एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज economics is concerned. So a bank can take possession of the security for the loan even if it is agricultural land. A bank can sell or lease or assign the right over the security. Bank can manage the same or appoint any person to manage the same. The act provide for setting up of asset reconstruction companies। ठीक है, तो सरफाइसी एक्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई बैंक जो है वो सिक्योरिटी का पोजीशन ले सकती है अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सरफाइसी एक्ट के अंडर इन द इवेंट ऑफ ऑक्शन, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, यानी कि अगर कृषि भूमि है या फिर कृषि प्रॉपर्टी है, तो उस केस में जिसने लोन लिया है उसके पास राइट होता है कि वो ऑक्शन में अपीयर हो सके। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। बाकी बैंक जो है
उसके पास ये पावर होता है कि इट कैन सेल और लीज और असाइन द राइट ओवर द सिक्योरिटी। और साथ ही साथ यहाँ पे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की सेटअप की बात की गई है, ये तो आपको पता ही है। सो 2 3 4 यहाँ पे करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 15 फाइनेंस कमीशन हैज प्रिस्क्राइब्ड द बोरोइंग लिमिट्स फॉर स्टेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, तो जो हमारी 15वीं फाइनेंस कमीशन है उसने मतलब राज्यों के लिए बोरोइंग लिमिट्स प्रेस्क्राइब कर दिए कि भाई इतना ही तुम बोरो कर सकते हो, तुम्हारी जीएसडीपी का इतना परसेंटेज तुम बोरो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अरेंज करना है इन स्टेट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर जीएसडीपी, यानी कि कौन से राज्य का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम है और किसका ज्यादा है, इस तरीके से। सो यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो एज पर द करेंट डेटा मध्य प्रदेश अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि सबसे कम है यहाँ पे एमपी का, उसके बाद वेस्ट बंगाल का, उसके बाद यूपी का, और सबसे ज्यादा यहाँ पे है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो लास्ट में आपका आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, सो 3 4 1 2 विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is incorrect regarding the special and differential treatment provision under the WTO? So वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविजंस में देयर इज अ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन। ठीक है, जिसको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही होती है, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है पहले। तो इनकरेक्ट बताना है। अंडर इट डेवलपिंग कंट्रीज दे एंजॉय मोर एक्सटेंडेड पीरियड्स फॉर इंप्लीमेंटिंग अग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स। कंट्रीज हैव अ पर कैपिटा इनकम अबव द स्पेसिफाइड अमाउंट आर having a per capita income above the specified amount are not eligible for the benefits. The Committee on Trade and Development assists the least developed countries to make the best use of these benefits, and they are an integral part of WTO agreements and are reviewed timely to strengthen them further. ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि कंट्रीज हैविंग अ पर कैपिटा इनकम अबव द स्पेसिफाइड अमाउंट आर नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स। ये बात गलत है। ठीक है, करेंटली कोई भी डब्ल्यूटीओ का सदस्य अपने आप को एज अ डेवलपिंग कंट्री डेजिग्नेट करके ये बेनिफिट्स ले सकता है। ठीक है, और अमेरिका ने इस चीज पे कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस चीज पे आपत्ति भी जताई है कि भाई ऐसे तो कोई भी मतलब देश अपने आप को डेवलपिंग बता के इसका फायदा उठा लेगा, और ये सही नहीं है। इससे तो डब्ल्यूटीओ की जो रेलिवेंस है वही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बाकी तीनों सही है। करेक्ट आंसर इज बी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, तो भारतीय सरकार के अगर हम इनिशिएटिव्स की बात करें गरीबी हटाने की, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। द थर्ड 5-year प्लान अडॉप्टेड द मिनिमम बेसिक अमेनिटीज अप्रोच ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी। The benefits of poverty alleviation programs have been appropriated mostly by the non-poor. Integrated rural development program helped in alleviating rural poverty by providing income generated assets to the poorest of the poor. तो यहां पे इनकरेक्ट आपको बताना है। ठीक है, देखो अगर हम पहला स्टेटमेंट यहां पे देखें तो जो पांचवा 5-year प्लान था हमारा, ठीक है, वहां से कहीं ना कहीं ये अप्रोच आया कि द पुअर दे विल नॉट बी एबल टू बाय फॉर देमसेल्व्स ऑल द एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट्स व्हाई दे नीड टू बी सप्लीमेंटेड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो यहां पे गलत हो गया। ज्यादातर इसके बेनिफिट जो है वो नॉन पुअर को मिलते हैं, ये बात जो है अगर कही जाए तो गलत नहीं है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। सो इनकरेक्ट इज ओनली वन, दैट इज ए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू आरओडीटीईपी यानी कि रोड टेप स्कीम। ठीक है, सो वंस अगेन ये सारे गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, सो द स्कीम इज कंप्लायंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। इट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंडियन एक्सपोर्टर्स विद अ लेवल प्लेइंग फील्ड एट द इंटरनेशनल लेवल। अंडर इट द रेट्स ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ टैक्सेस आर टू बी डिसाइडेड बाय एन इंटरमिनिस्टीरियल कमिटी and the merchandise exports from India scheme benefits would also be available for items under this scheme. ठीक है, तो देखो अगर हम द स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स यानी कि आरओडीटीईपी की बात करें तो इट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिज्म फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ टैक्सेस। और ये जो स्कीम होगा ना,
ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हेल्प करेगा, इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सारे स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या लिख रहा है कि the MEIS benefits would also be available for items under this scheme। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा इनकरेक्ट। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के बेनिफिट्स है ना, वो डिसकंटिन्यूड हो जाएंगे जैसे ही रोड टेप स्कीम के जो रेट्स हैं वो अनाउंस होंगे। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू CIRP, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। So the CIRP process is initiated under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The minimum amount of default for initiating CIRP is 10 lakh rupees, and the mandatory time within which CIRP has to be mandatorily completed, including any extension period, is 2 years. ठीक है, तो यहाँ पे 2 years वाली बात तो गलत है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जो है विद इन विच CIRP हैज टू बी मैंडेटरीली कंप्लीटेड, अगर हम एक्सटेंशन पीरियड को मिला भी लेते हैं तो वो है 300 दिन। 300 डेज इज द मैक्सिमम टाइम। सो कहीं से भी ये 2 साल नहीं बैठता, 330 दिन, सॉरी। सो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। रही बात यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की कि भाई ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत ये कार्रवाई होती है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अगर कोई भी कॉर्पोरेट डेटर है तो उस केस में, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है कि मिनिमम अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है, वो भी यहाँ पे गलत है, बिकॉज द मिनिमम अमाउंट इज 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, डिफॉल्ट का। तो इस केस में CIRP जो है वो इनिशिएट की जाती है। एंड देन फिर यहाँ पे जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है ओवर द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन इज लोकेटेड। ठीक है, तो NCLT एक्ट्स एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, बाकी सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पोस्ट द लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन पॉइंट्स टुवर्ड अ स्ट्रेंज फिनोमिनन वेयर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट व्हिच शॉट अप इमीडिएटली आफ्टर द लॉकडाउन वेंट बैक टू प्री कोविड लेवल्स बट लेफ्ट इंडिया विद 20 to 40 मिलियन फीवर एम्प्लॉयड पीपल देन इट हैड बिफोर कोविड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेंज फिनोमिना सामने आया है कि भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, जो कि लॉकडाउन के बाद बढ़ गया था, वो दोबारा दोबारा कोविड के पहले वाले लेवल पे आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से इंडिया में 20 से 40 मिलियन ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई जो कि कम एम्प्लॉयड है। तो इसका रीजन क्या है? लो लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड हाई लेवल्स ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। High levels of unemployment rate and low levels of worker population ratio. Low levels of unemployment rate and low levels of worker population ratio. High levels of unemployment rate and high levels of worker population ratio. So इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लो लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लो लेवल्स ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE, ओके, CMIE ने अपनी ये रिपोर्ट निकाली थी कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा हल्का हुआ है, मतलब आसान हुआ है टू प्री कोविड लेवल्स। ठीक है, सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? सीधी सीधी सी बात है, इट्स द परसेंटेज ऑफ द लेबर जो कि अनएम्प्लॉयड है, यानी कि बिना काम के। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल्स टू अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का सी, लो लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड लो लेवल्स ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, आपको बताना है कि इनमें से शॉर्ट सेलिंग क्या है। Placing the selling bid at a slightly higher than the market price, selling the shares that are not owned by the seller at the time of selling, selling the shares at lower than market price to buy cheap shares of another entity, legal agreement to sell shares at predetermined price at a specified time in the future. So short selling मतलब कि securities की selling that the trader does not own। ठीक है, मतलब आप बेच रहे हो लेकिन वो आपकी चीज नहीं है, आपने किसी ब्रोकर से बोरो किया। ठीक है,
और आपने उसके मतलब उस चीज को एक एज अ कोलैटरल रखा। सो शॉर्ट सेलिंग इज मोटिवेटेड बाय द बिलीफ कि भाई जो सिक्योरिटी की प्राइस है वो डिक्लाइन हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको उससे प्रॉफिट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, रेपो रेट क्या होता है? सो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारी चीजें तो आई गेस आप सभी ने पढ़ ली होगी। सो इट्स द रेट एट विच द आरबीआई lends money to commercial banks. Government securities are not accepted for this transaction. Increase in the repo rate reduces the money supply in the economy. So repo rate क्या होता है? repo rate वो रेट होता है जिसमें कि देश का जो सेंट्रल बैंक है यानी कि इंडिया में जो आरबीआई है वो भारत में बैंकों को पैसा देता है, ठीक है, अगर बैंकों की नीड होती है तो। फाइन। सो सेंट्रल बैंक जब भी रेपो रेट इंक्रीज करता है दैट मीन्स कि सेंट्रल बैंक जो है अब उनके लिए पैसा लेना मुश्किल हो गया और इस वजह से मनी सप्लाई कम हो गई, ठीक है, मनी सप्लाई कम हो जाती है तो उससे इन्फ्लेशन रोकने में मदद मिलती है। तो इट्स अ टूल, ओके, इट्स अ टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का अगर हम देखें सो करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज 1 and 3, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं उनकी बेसिकली वो एक्सेप्टेड है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी। Which of the following is or are the impacts of prolonged forbearance policy on banks and borrowers? Evergreening of loans, undercapitalization of banks, increased defaults by borrowers benefiting from forbearance. So forbearance क्या है? Forbearance एक temporary postponement है mortgage payments की, ठीक है? So it's a form of repayment relief granted by the lender or creditor in lieu of forcing a property into foreclosure. ओके, तो यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा सारे के सारे। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी, ठीक है। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? So basically, it is lending a new loan to a borrower on the verge of default, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने उसको फिर से हरा कर दिया, यानी कि फिर से आपने उसको नया कर दिया ताकि वो डिफॉल्ट में ना आए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो गया इस सवाल का ऑल ऑफ द अबव। Insurance density is defined as the ratio of premium underwritten in a given year to the GDP. Insurance penetration is defined as the ratio of premium undertaken in a given year to the total population. Okay, so insurance penetration क्या होता है? Insurance penetration जो है, it's the ratio of premium underwritten in a given year to the GDP. तो यहाँ पे टोटल जो है दोनों उल्टा दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होंगे। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नीदर वन नॉर टू। Which of the following are the sub indices of the डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स ऑफ आरबीआई? ठीक है, आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है उसके सब इंडिसेस में क्या क्या आता है? कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, पेमेंट परफॉर्मेंस, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सारे के सारे आते हैं, ठीक है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा जिसमें सप्लाई और डिमांड साइड दोनों फैक्टर्स आएंगे, पेमेंट परफॉर्मेंस आएगा, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी आएगा और फिर पेमेंट इनेबलर्स आएगा। तो सबसे ज्यादा इसमें जो वेटेज होता है ना वो होता है पेमेंट परफॉर्मेंस का 45%। सो आरबीआई ने ये कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किया था ताकि इंडिया में पेमेंट्स की जो डिजिटाइजेशन है उसको एक तरीके से नापा जा सके कि भाई कितना डिजिटल पेमेंट इंडिया में हो चुका है, कितना फैल चुका है, ठीक है। तो 2018 मार्च को आरबीआई ने एज अ बेस पीरियड यहाँ पे रखा है और उसके हिसाब से फिर वो मेजर करती है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिक्विडिटी ऑफ मनी डिक्रीजेस फ्रॉम M4 to M1. Narrow money is the least liquid and M3 is called broad money and is used for lending purpose. ठीक है, सो M1, M2, M3, M4 ये सारे आपने पढ़े होंगे जरूर। फिर M0, ओके, सो M0 यानी कि रिजर्व मनी, M1 यानी कि नैरो मनी, ठीक है, M3 यानी कि ब्रॉड मनी। सो अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो जैसे ही हम M1 से M4 जाते हैं ना तो लिक्विडिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी रॉन्ग। नैरो मनी इज द लीस्ट लिक्विड, नहीं, नैरो मनी यानी कि M1 ये हाईएस्ट सबसे ज्यादा मतलब हाईली लिक्विड होती है एंड बैंक्स कैन नॉट रन देयर लेंडिंग प्रोग्राम्स विद दिस मनी। जो M3 होता है ना जिसे ब्रॉड मनी कहा जाता है, इससे बैंक जो है अपनी लेंडिंग प्रोग्राम्स को करते हैं, ठीक है। सो तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ सही है। करेक्ट आंसर इज डी।
Consider the following statements regarding real effective exchange rate, that is REER. It is the weighted average of a country's currency relative to a basket of other major currencies adjusted for the effects of inflation. It is useful in assessing a country's trade capabilities and current import-export situation. And it is computed using CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ठीक है. सो REER यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये होता क्या है? बेसिकली इट्स द वेटेड एवरेज ऑफ अ कंट्रीज करेंसी रिलेटिव टू अ बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसी. जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन जो इसकी कंप्यूटेशन होती है ना, वो यूजिंग WPI होती है, नॉट यूजिंग CPI. ये याद रखना. इट रिलेट्स टू द पावर परचेसिंग पैरिटी हाइपोथेसिस. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा. करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज A, 1 and 2. चलो, ये सारे कर्व्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. लाफर कर्व, देन फिलिप्स कर्व एंड लॉरेंस कर्व. ठीक है. तो ये पूछा जाता ही जाता है, एक आध क्वेश्चन तो इससे यूपीएससी जरूर पूछता है. फिलिप्स कर्व क्या है? फिलिप्स कर्व जो है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिलेशनशिप दर्शाता है. ठीक है. तो पहले का हो गया ए. देन उसके बाद अगर हम देखें, सॉरी, दूसरे का हो गया ए. लेफर कर्व जो है वो क्या है? लेफर कर्व shows the relationship between tax rate and the amount of tax revenue. ठीक है. तो फर्स्ट का हो गया सी, सेकंड का हो गया ए, और थर्ड यानी कि लॉरेंस कर्व का हो गया नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन. ठीक है. सो लॉरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि वेल्थ इनइक्वालिटी. ठीक है. सो मैक्स लॉरेंस जो कि अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1905 में इसको बनाया था. सो करेक्ट आंसर हो गया इस सवाल का बी. आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ. Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is considered to be a huge economic reform to improve ease of doing business in India. अब आपको यहाँ पे IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बताना है क्या होगा इसका सही जवाब. इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. अब एब्सोल्युटली ये तो यहाँ पे बिल्कुल इसमें कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको एडमिनिस्टर करती है. It has a provision for clear, coherent and speedy process for early identification of financial distress and resolution of companies and limited liability entities. Absolutely correct. Under it, an insolvency and bankruptcy board of India will be established, यानी कि IBBI. ठीक है. ताकि जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर भी एक रेगुलेटरी ओवरसाइट रखी जा सके, ताकि किसी भी तरीके के करप्शन को जो है कम किया जा सके. ठीक है. सो करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का डी. ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है. A bond is a debt instrument in which a investor loans money to an entity which borrows the fund for a defined period of time at a variable or fixed interest rate. In India, the central and state government issues both treasury bills and bonds or dated securities. तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है. अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो कंपनीज हो गई, जो भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये बॉन्ड्स का यूज करते हैं ताकि मनी रेज कर सकें. और रही बात गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है. ठीक है. ट्रेजरी बिल्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती. ठीक है. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटीज ही इशू करती है. So correct answer of the question is only one, that is A. A will be the correct answer here. Moving ahead. What was a common theme running across all the 5-year plans for the first 4 decades of Indian economic planning? ठीक है. तो अगर हम शुरू के 40 साल की बात करें इंडिया के इकोनॉमिक प्लानिंग में, तो कॉमन थीम क्या थी भाई इंडिया के प्लान्स में? कॉमन थीम क्या थी? सेल्फ रिलायंस एंड अवॉइडिंग इंपोर्ट. सो ये कॉमन थीम. कॉमन थीम यही थी कि भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप नहीं किया था और हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने पे जोर दिया था, सो दैट हमें इंपोर्ट चीजें ना करना पड़े. ओके. सो इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग वी वर मेकिंग, वी वर डेवलपिंग थिंग्स. ओके. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. The importance of the decennial Indian census rests on the fact that जो हर 10 साल में इंडिया में सेंसस होता है, उसकी क्या महत्वता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है?
It provides information to the policymakers on economic activity, urbanization and housing and household amenities of Indian citizens. Absolutely, भाई सबसे credible source तो यही है information का. सब पता चलता है आपको, एक एक चीज पता चलती है भाई, कितने लोग घर में रहते हैं, कितने लोग बेघर हैं, क्या है क्या नहीं है. The delimitation of parliamentary assembly as well as local body constituency is done based on the data. ठीक है, तो जो हमारी लोकसभा की, विधानसभा की सीटें बनाई जाती हैं, ये सब भी सेंसस का डेटा इसमें काम आता है. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है. करेक्ट आंसर होगा इसका सी. ठीक है, साथ में पता चलता है ना देश में कितने लोग गरीब हैं, क्या है क्या नहीं है. ऑफ बजट फाइनेंसिंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग फिस्कल इंडिकेटर्स. बोरोइंग फ्रॉम नाबार्ड for program implementation can be considered as off budget financing. तो देखो, अभी सीएजी ने, जो कि इंडिया के नेशनल ऑडिटर हैं और सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, तो सीएजी ने कहीं ना कहीं रेड फ्लैग दिखाए थे जब ऑफ बजट की बात आई. तो इस वजह से ये न्यूज में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं. ठीक है, सो ऑफ बजट फाइनेंसिंग जो है, इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट जब भी हम फिस्कल इंडिकेटर्स कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है, नाबार्ड से पैसे लेना प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए, वो ऑफ बजट फाइनेंसिंग कहलाता है. दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही है. आगे चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ. rental arrangement is in accordance with Article 252 and under an emergency president has the power to alter the taxation powers of the state. ठीक है, तो जब देश में इमरजेंसी लगी होगी तब प्रेसिडेंट जो है सेंटर और स्टेट के बीच का जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ऑल्टर कर सकते हैं भैया. ठीक है, सो दिस मींस कि प्रेसिडेंट कैन ईदर रिड्यूस और इट कैन कैंसल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है. और जो रेंटल अरेंजमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, दैट इज अंडर आर्टिकल 252. फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि SECI. इट्स मैंडेट कवर्स नॉट ओनली सोलर एनर्जी but the entire renewable energy domain including energy sources like tidal and geothermal. It can participate in the trade of power products and services both in India and abroad. It acts as the implementing agency of the scheme for development of solar parks and ultra mega solar power projects on behalf of the central government. तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. ठीक है, नाम से हमें ऐसा लगता है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन यानी कि सिर्फ सोलर एनर्जी से रिलेटेड होगी, बट ऐसा नहीं है. ये एक सेंट्रल PSU है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के डोमेन में उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है. 2011 में इट वाज सेटअप एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ स्कीम्स ऑफ MNRE. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है. GST is applicable on supply and manufacturing of goods or services. Import of goods or services is treated as interstate supplies and is subject to IGST in addition to the applicable custom duties, and state VAT has been subsumed within the GST. तो ये तो पता ही है आपको कि जो स्टेट वैट है, यानी कि जो स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स है, जो सेल्स टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये सारे अब GST में subsume हो गए हैं. Now, GST is applicable on supply of goods or services against the present concept on the manufacture of goods or sale. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग लिखा है. ठीक है, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू. करेक्ट आंसर इज सी. इन अ प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ठीक है, yield from income tax increases as the national income increases. भाई नेशनल इनकम बढ़ रही है तो इनकम टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो भी बढ़ रहा है. सीधा सीधा प्रोग्रेसिव टैक्स में यही होता है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे यहाँ पे गलत. Which one of the following best describes the term minimum alternate tax? It's an attempt to reduce tax avoidance by facilitating the taxation of zero tax companies. It is a tax imposed on individuals or non-corporate entities who claim certain deductions under the IT Act. It is a tax imposed on the earnings made by NRIs in Indian-owned foreign companies.
it is a tax paid by foreign companies in India under FCRA. Okay, so minimum alternate tax यानी कि ऐसा टैक्स मतलब अगर हम फाइनेंस एक्ट ऑफ 1987 की बात करें तो ये जो टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था ना, ये उन कंपनीज के लिए था कि भैया जो जीरो टैक्स कंपनीज हैं, यानी कि जो जीरो इनकम दिखाती हैं टैक्स से बचने के लिए, ठीक है। सो मैट के तहत उन कंपनीज को मतलब कहीं ना कहीं लायबल किया जाता है कि भाई आपको सरकार को पैसा पे करना है। तो ये एक अटेम्प्ट है टैक्स अवॉइडेंस को रिड्यूस करने का, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का ए, इट्स एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस टैक्स अवॉइडेंस। विद रेफरेंस टू WLA यानी कि व्हाइट लेबल ATM, आपके सामने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। दे आर सेट अप ओन्ड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटी, नॉन बैंक एंटिटीज आर परमिटेड टू सेट अप WLAs इन इंडिया अंडर द PSS एक्ट 2007, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉन बैंक एंटिटीज हैं they are permitted to set up white label ATMs after obtaining authorization from RBI, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत होगा। रही बात कि एटीएम जो नॉन बैंक एंटिटीज द्वारा सेटअप किए जाते हैं उन्हें हम व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। एक आपने देखा होगा कि भाई जो बैंक्स हैं जैसे कि SBI, HDFC, एक उनके एटीएम होते हैं और एक एटीएम होता है व्हाइट लेबल, यानी कि उसमें आपको किसी की ब्रांडिंग नहीं दिखेगी, तो वो नॉन बैंक द्वारा बनाया जाता है, उन्हें हम व्हाइट लेबल एटीएम्स कहते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे which of the statement is correct regarding the law of diminishing marginal utility? So इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, it states that all else equal as consumption increases the marginal utility derived from each additional unit declines, ठीक है। तो जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी बी। In the context of India, which of the following factors is or are contributors to reducing the risk of a currency crisis? ठीक है। The foreign currency earnings of India's IT sector, increasing the government expenditure, remittances from Indian abroad. तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा, ये तो उल्टा है, तो ये हटा दो, बाकी दोनों सही है। करेक्ट आंसर इज बी। Which of the following surely indicates economic development in the country? ठीक है, इन तीनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मतलब किसी भी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको क्या दर्शाता है, सो अगर जीडीपी ग्रोथ हुई है, ठीक है, जीडीपी अगर ग्रोथ है तो जरूरी नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक है, इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो क्वालिटेटिव होता है। फाइन। सो डिक्रीज इन पॉवर्टी लेवल एंड डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्वालिटेटिव ग्रोथ है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, भाई अगर जीएनपी बढ़ रहा है फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हायर नहीं है, तो ऐसा कब होता है? जब पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहे हैं साथ में, तो दैट मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट हायर नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज सी। व्हाट इज और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी? इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस, तो ये तो सही है। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द कैट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज, ना। तो ये सारे ना, मतलब ये वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपीएससी में आया हुआ है और दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्योंकि अब देख लो, जीएसटी आने के बाद इंडिया चाइना को ओवरटेक कर लेगा, तो ये सारी तो फालतू बातें, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा जीएसटी आने से। फालतू की बातें हैं, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following supports the argument that higher public debt leads to lower growth? तो ये हमने सॉल्व किया भाई। कहीं ना कहीं कंजम्पशन डिक्रीज होता है, क्राउडिंग आउट और अपवर्ड प्रेशर, तीनों की तीनों सही है। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज
विद रेफरेंस टू द पब्लिक डेट मैनेजमेंट इन इंडिया, तीन स्टेटमेंट्स यहां पे आपके सामने दिए गए हैं। RBI manages the debt of both central and state government. The government of India does not borrow directly from international capital markets. Post office saving deposits forms the part of internal debt of the union government. तो तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अदर लायबिलिटीज कैटेगरी जो है वो पब्लिक डेट का पार्ट नहीं है और उसमें आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स आते हैं। सो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, बाकी दोनों यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1 and 2। विद रेफरेंस टू द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, आपके सामने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इट इज मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, तो ये तो गलत है क्योंकि प्राइस मॉनिटरिंग सेल है, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। और मॉनिटरिंग जो है वो रिटेल होलसेल प्राइस दोनों के रेस्पेक्ट में डेली बेसिस में की जाती है, बिल्कुल सही। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू हियर। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। आगे चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। नॉन परफॉर्मिंग असेट, जिसे मैं नॉन प्रोडक्टिव असेट भी कहता हूं, एनपीए, तीन स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। एन एनपीए इज अ लोन फॉर विच प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हैज रिमेन्ड ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। अ लोन मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज अ स्पेशल मेंशन अकाउंट, उसके बाद एनपीए होता है, सीधा एनपीए नहीं कर देते। द पैरामीटर्स फॉर आइडेंटिफाइंग आर डिसाइडेड बाय द आरबीआई। ओके, आरबीआई डिसाइड करती है कि कौन सा अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट होना चाहिए और कौन सा अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग असेट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और जब एसएमए में आता है ना, तो एसएमए में भी तीन कैटेगरी होती है, एसएमए 0, 1 and 2। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या होगा? करेक्ट आंसर इस सवाल का होगा ऑल ऑफ दी अबव। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। It is a plurilateral agreement within the framework of the WTO. It is aimed at ensuring open, fair, transparent conditions of competition for procurement of goods and services by government. India is a party to the agreement. So, agreement on government procurement. ठीक है, इंडिया पार्टी नहीं है। ठीक है, मेजर पार्टीज इसमें अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, जापान है, इजराइल है। भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है, बट इंडिया इज नॉट अ पार्टी ऑफ दिस। सो द अग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यानी कि जीपीए, ठीक है, ये जो जीपीए है ना, ये प्लूरिलेटरल अग्रीमेंट है अंडर द डब्ल्यूटीओ, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो पहला और दूसरा यहां पे सही है। करेक्ट आंसर इज बी। Which of the following is or are the advantages of investing in the real estate investment trust, यानी कि REITs। ओके, जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसमें इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? कंपेयर टू फिजिकल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, लिक्विडेशन ऑफ द REITs आर मच इजियर। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हो ना, तो उसके कंपैरिजन में REITs का लिक्विडेशन काफी इजिली हो जाता है। एंड दैट्स द, यू कैन से कि भाई ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, These are exempted from the short term capital gains tax। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, REITs यानी कि वो कंपनीज जो कि रेंट प्रोड्यूसिंग असेट बाय एंड मैनेज करती है। ठीक है, तो एक तरीके से म्यूचुअल फंड की तरह है। ओके, सो दे रेज फंड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट दैट इन इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। सो नो मिनिमम अमाउंट, अगर हम देखें तो मिनिमम अमाउंट है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ए। Which of the following are the benefits of the zero defect zero effect scheme? ओके, तो सरकार ये स्कीम लेके आई थी ताकि जो हमारी MSMEs है और जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको पूरी तरीके से क्या किया जाए, कॉम्पिटिटिव किया जाए। ठीक है, तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम का बेनिफिट ये होगा कि भाई इजी एक्सेस टू लोन्स। ओके, तो बिल्कुल अगर हम बिजनेस एक्सपांशन के लिए देखें तो MSME उन्हें पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए आरबीआई ने एडवाइजरी इशू की है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन को कि भाई आप जेडीडी को लेके भी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करो लोन एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, सो जीरो इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, दैट मीन सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। प्रमोटिंग द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, तो ये तो होगा ही, जब आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट वहां से रिजेक्ट नहीं होंगे। अलाइन विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, वंस अगेन दिस इज ट्रू। इजी रिकॉग्निशन ऑफ द जीआई प्रोडक्ट, जीआई प्रोडक्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं।
ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 1, 2, 3 एंड 4, दैट इज बी। मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है? क्रेडिट रेटिंग कन्वेज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, सही है। क्रेडिट स्कोर एक्सप्रेसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंडिविजुअल, करेक्ट। क्रेडिट स्कोर इज इशूड बाय द कंसोर्टियम ऑफ पीएसबी। तो देखो, क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर दोनों में अंतर, ठीक है। एक इंडिविजुअल की बात करता है और एक सरकार की, तो ये तो आपको समझ में आ गया। फाइन। इंडिया में जो स्कोर्स हैं, जो क्रेडिट स्कोर्स हैं, वो क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज इशू करती हैं, जैसे कि सिबिल हो गया या फिर एक्सपीरियन या फिर इक्विफैक्स, बहुत सारी हैं, ठीक है। और ये एजेंसीज जो हैं आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होती हैं और 300 से 900 के बीच में इनका स्कोर रेंज होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू आईडीए, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA aims to reduce poverty by providing loans to the world's poorest countries. IDA loans have a low to medium interest charge which depends from nation to nation. Okay, तो देखो, IDA क्रेडिट्स की अगर हम बात करें, दे हैव अ जीरो और वेरी लो इंटरेस्ट चार्ज, और जो रीपेमेंट्स होते हैं वो 25 से 40 साल खिंचाते हैं, जिसमें 5 से 10 साल का ग्रेस पीरियड भी होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पहला स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट आंसर इज ए। Consider the following regarding the input tax credit, यानी कि ITC. It's a mechanism to avoid cascading of taxes. The GST mechanism in India does not incorporate the ITC. तो GST मैकेनिज्म में ITC है, बिल्कुल है भाई। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। सो अनइंटरप्टेड एंड सीमलेस चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ GST। तो ऐसे कैसे वो नहीं होगा इसमें? तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला इज ट्रू। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो कि हमेशा हमें न्यूज में दिखता है भाई। इन दिस मैकेनिज्म द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकेम लायबल टू पे टैक्स, बिल्कुल करेक्ट है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक टैक्स इवेजन, बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज सी। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि TKDL। सो इट्स अ रेपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल सही। It seeks to prevent the grants of patents based on Indian traditional knowledge. Absolutely true. ठीक है, तो ये 2001 में इनिशिएट हुआ था। ये कोलैबोरेशन है बिटवीन द CSIR एंड द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, ठीक है। कंप्लीट डेटाबेस इज ओपनली अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब टू प्रमोट द इंडियन वे ऑफ लाइफ। नहीं, जो डेटाबेस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेटेंट एग्जामिनर्स के लिए अवेलेबल है थ्रू द TKDL एक्सेस। सो तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर इज ए। Which among the following is a part of the capital account of balance of payment? So balance of payment में एक capital account होता है, एक current account होता है, ठीक है। तो capital account में क्या क्या आता है और current account में क्या क्या आता है, ये common question है जो पूछा जाता है। Fine. So FDI, trade in services, changes in the reserve account या फिर external commercial borrowing। तो ट्रेड इन सर्विसेज जो है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। फाइन, बाकी तीनों है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था। सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब होगा इसका बी। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट इनमें से कौन रिलीज करता है? तो ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। ओके, तो पहला इसका जो पब्लिकेशन है, पहली बार ये 2012 में इशू हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। WTO में ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये सब आप देखते रहते हो, ठीक है। सो ट्रैफिक लाइट्स के कलर्स में मतलब आइडेंटिफाई किया गया है। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दीज आर द ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज एंड दे नीड टू बी रिड्यूस्ड। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज दे मस्ट नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड, ये तो इसका पहला का पहला मतलब कंडीशन है। दे ऑल्सो इंक्लूड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो दैट इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट आंसर इज बी। आगे चलते हैं भाई। पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम्स प्रोपोर्शनली लेसर।
And in most of the developed countries, population in higher age groups has increased because of decreased life expectancy. देखो, पॉपुलेशन एजिंग यानी कि जब ओल्डर पॉपुलेशन का शेयर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो फिर वो पॉपुलेशन एजिंग थोड़ी कहलाएगा। और ज्यादातर डेवलप्ड देशों में जो पॉपुलेशन इन द हायर एज ग्रुप है वो बढ़ रहा है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है ना, तभी तो आप ज्यादा जियोगे। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी तो फिर तो आप पहले मर जाओगे, तो फिर हायर एज ग्रुप तक आप पहुंचोगे ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ भी होता है, इक्विटी भी होता है, स्टेबिलिटी भी होता है। सो सारे के सारे करेक्ट है। वाइल असेसिंग द डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इनमें से क्या हमें मतलब कंसिडर किया जाना चाहिए? हेल्थ, एजुकेशन, लिबर्टी। ठीक है, तो हेल्थ, एजुकेशन और लिबर्टी वाइल असेसिंग द डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स। ओके, सो सारे के सारे सही है यहाँ पे भी। गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन टैक्सेस और रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब या तो आप अपना खर्चा कम कर लो या तो आप अपनी इनकम बढ़ा लो, सीधी सी बात है। सो इंडिया में सरकार जो है वो टैक्स रेवेन्यू मतलब बढ़ाने की जो कोशिश कर रही है, उसमें सरकार का मेन फोकस किस पे है? मेन फोकस है डायरेक्ट टैक्सेस पे। ठीक है, ताकि इक्वालिटी भी आ सके, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। क्यों रिग्रेसिव होता है? क्योंकि एक अमीर आदमी भी अगर बिस्किट खरीदता है तो भी उसको उतना ही पैसा देना है, यानी कि उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स देना है जितना कि एक गरीब आदमी देगा। ओके, सो दैट इज नॉट गुड। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए, दैट इज ओनली वन। What were the reason for restricting the green revolution in the first phase only to the more affluent state? क्या रीजन था भाई कि मतलब जो थोड़े से पैसे वाले राज्य थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन को पहले फेज में वहीं तक रेस्ट्रिक्ट किया गया? The use of high yielding variety seeds required the use of fertilizer and pesticide in the correct quantities as well as regular supply of water, and the farmers who could benefit from the HYV यानी कि high yielding variety seeds, they required reliable irrigation facility as well as the financial resources to purchase fertilizer and pesticide। दोनों स्टेटमेंट सही। भाई सरकार ने सोचा कि जिनके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत पैसा है ना, उनको और पैसा देके हम काम करते हैं, रेदर देन जो एकदम ही गरीब है जिनको जीरो से देना पड़ेगा। क्योंकि उस समय भूखमरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, फूड प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था, और सरकार चाहती थी कि हम दूसरे देशों से अनाज इंपोर्ट ना करें। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही। करेक्ट आंसर इज सी। Which of the following was or were the reason for having a more controlled industrial and trade policies? So, at the time of independence, Indian industries, they do not have the capital to undertake investment in industrial ventures required for the development. ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। The decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of the state controlling the commanding heights. तो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर इज सी। With reference to trade logistics in India, आपके सामने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। Ports handle around 90% of export import cargo by volume and 70% by value, बिल्कुल सही। The average turnaround time of ships in India has increased, तो ये डिक्लाइन हुआ है। और कोचिन पोर्ट में इट इज नाउ एट द लोएस्ट, एंड मोरमुगांव पोर्ट में हाईएस्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? फॉल्स है। करेक्ट आंसर इज ए। विद रेफरेंस टू द न्यूली अनाउंस्ड स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। Under this policy, disinvestment proceeds will be credited into the National Investment and Infrastructure Fund। तो जो भी डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे होंगे ना, उसका यूज कहां किया जाएगा? उसका यूज किया जाएगा ताकि सोशल सेक्टर और डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है सरकार के, उसको फाइनेंस किया जा सके। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। Strategic investment in India includes the transfer of management control from the government to the private sector. That is true. So correct answer of the question is, correct answer is B. The terms S&P, BSE, Carbonex, MSCI, ESG, ये न्यूज में देखे जाते हैं, किससे रिलेटेड है ये? Stock market indices that measure the carbon footprint, green indices of stock market, या फिर stock market indices that indicate performance of crude oil based companies. So correct answer is C. ये है green indices stock market के।
ठीक है, तो ये जो S&P BSE कार्बोनेक्स है ना, ये कंपनीज का परफॉर्मेंस ट्रैक करता है विद इन दी S&P। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चेक करता है कि भाई क्लाइमेट चेंज से जो भी रिस्क अराइज हो रहे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए आप क्या एफर्ट्स उठा रहे हैं। Which of the following statement correctly explains the free trade agreement? It's a pact between two or more nation ताकि barriers जो है वो reduce हो जाए, ये बिल्कुल सही है। It's an agreement that involves the removal of tariff barriers between members together with the acceptance of a common external tariff against non-members। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि भाई आप सब मिलके जो जिन्होंने अग्रीमेंट साइन नहीं किया है उनके अगेंस्ट मतलब बैरियर लगाते बैठो, ऐसा नहीं होता। तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। द सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अराउंड 13% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। इंडिया हैज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब अगर हम देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, दैट इज नॉट ट्रू। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का ए। नाउ विद रेस्पेक्ट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। इंडिया हैज नेवर फेस्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आफ्टर 90s। इंडिया नेवर हैड कैपिटल अकाउंट सरप्लस आफ्टर 90। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें ना, तो बेसिकली लेट मी जस्ट गो बैक वंस अगेन टू द नंबर, क्वेश्चन नंबर 73। यहां पे इनकरेक्ट आपसे पूछा है। ठीक है, तो इनकरेक्ट यहां पे आपसे पूछा है बच्चों, तो यहां पे आंसर होगा सी, दैट इज 1 एंड 3। ठीक है, सी दैट इज 1 एंड 3, बिकॉज यहां पे इनकरेक्ट आपसे पूछा है, नॉट 1 एंड 2। ये आप थोड़ा सा यहां पे करेक्ट कर लेना। इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो पहला स्टेटमेंट तो इसीलिए गलत है। ठीक है, इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पे इसलिए गलत। ठीक है, अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले सवाल पे। तो ऐसा नहीं है कि भाई 1990 के बाद इंडिया का कैपिटल अकाउंट सरप्लस कभी नहीं हुआ, या फिर 1990 के बाद इंडिया ने कभी क्राइसिस फेस नहीं किया। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं। करेक्ट आंसर विल बी डी। Which of the following would affect the capital account under the balance of payment? Saudi company investing in Ratnagiri oil complex, American bank purchasing shares on Bombay Stock Exchange, Indian food company importing palm oil from Malaysia, American tourist coming to India। ठीक है, तो देखो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट एफडीआई है, दूसरा है एफपीआई, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, ये दोनों जो है वो तो कैपिटल अकाउंट में आएंगे। इंडियन फूड कंपनी इंपोर्टिंग पाम ऑयल, तो ये करंट अकाउंट में आएगा, और चौथा जो है वो भी करंट अकाउंट में आएगा क्योंकि वो सर्विस एक्सपोर्ट है। तो तीसरा चौथा एलिमिनेट हो गया, बचा पहला दूसरा। करेक्ट आंसर इज बी। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन विल इंक्रीज इफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स इंक्रीजेस, ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीजेस, जीडीपी इंक्रीजेस। तो देखो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टमेंट मेड, इसे हम पहले ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी कहते थे। सो द पार्ट ऑफ जीडीपी दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन, और जो बच जाता है उसे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कहा जाता है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे गलत है। करेक्ट आंसर इज द टर्म ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक refers to, it refers to stocks of very large and well recognized companies with a long history of sound financial performance. So correct answer is D. Consider the statement about cyclic economic slowdown. A cyclical slowdown is a period of lean economic activity that occurs at regular intervals and lasts over the short to medium term and are based on the changes in the business cycle. During cyclical slowdown of an economy, a monetary and fiscal stimulus won't be enough to revive the economy. So second statement is not true. Pehla statement is true. Correct answer of the question is A.
Which of the following statement is or are correct about the National Anti-Profiteering Authority? It's a permanent statutory body established under section 171 of the CGST. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है. And it's an institutional mechanism under which aims to check the unfair profit making activities by the trading community. तो second statement is true. SERB पावर स्कीम किसने लॉन्च किया है? ओके, तो ये स्कीम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और ये वुमेन साइंटिस्ट को टारगेट करेगा. सो करेक्ट आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द मीगा? मीगा मतलब कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, है ना, दैट इज मीगा. सो मीगा इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन. Its mandate is to promote cross-border investment in developing countries by providing guarantees to investors and lenders. Okay, so second statement is true. ये कोई सेकेंड लार्जेस्ट यूएन के बाद नहीं है भैया, फालतू बात है. ओके, ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, करेक्ट आंसर इज बी. Consider the following statement regarding the important features included by the constitutional provisions which pertains to the objectives of planning. इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज अ सेंटर सब्जेक्ट नहीं, ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट. Constitution includes provision for promoting cooperation on a voluntary basis between the union and the states. The Constitution also sets out in broad outline the pattern of the welfare state envisaged and the fundamental principles on which it should rest. So correct answer is B. बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है. B is the correct answer. Food Corporation of India was set up in the year 1965. Agriculture Finance Corporation assigns the agriculture income tax. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो फाइनेंस कमीशन असाइन करता है. सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, करेक्ट आंसर इज ए. चलो भाई, इनमें से कौन सा पहले आया था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करने बोला गया है आपसे. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले आया था बॉम्बे प्लान 1944 में, जो कि देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो लोग इसका हिस्सा बने थे, ठीक है. उसके बाद आया था गांधीयन प्लान, फिर आया था पीपल्स प्लान, ठीक है, एंड उसके बाद आया था सर्वोदय प्लान. सो करेक्ट आंसर इज ए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इन्फ्लेशनरी गैप? ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली ये वो सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो एग्रीगेट सप्लाई को एक्सीड कर जाती. सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी. Real GDP measures an economy's total goods and services in a given year, taking into account changes in price level. Real GDP can never be more than the nominal GDP. Okay, so nominal GDP can be less than real GDP if prices in the current year are less than prices in the base year. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, करेक्ट आंसर इज ए. Which of the following is not a function of IMF? IMF का फंक्शन इनमें से क्या नहीं है, ये आपको बताना है. सो प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, ये वर्ल्ड बैंक का फीचर, तो ये तो यहाँ पे हो गया गलत. करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी 1 and 3. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020. It provided for a mechanism for resolution of pending tax disputes related to income tax and corporation tax. The disputes involving undisclosed foreign income or assets are not covered under the said mechanism. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है. तो ये जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम थी, ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसमें जितने भी टैक्स डिस्प्यूट जो पेंडिंग थे वो रिजॉल्व कर लिए जाए. तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे सही है. Which of the following schemes or initiatives was not launched by नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा लॉन्च इनमें से क्या नहीं किया गया था, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है. सो ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर जो है वो नाबार्ड द्वारा बनाया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी. ठीक है, सो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों सही. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पीपीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं.
It's an arrangement between the government and private sector for the provision of public assets and also includes public services. In such time of arrangement, the risk is entirely shared by the private entity. Okay, so PPP मॉडल में जो है ना वेल डिफाइंड एलोकेशन होता है रिस्क का, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और इसीलिए इसका आंसर होगा बी. Which of the following term correctly defines the term monopsony? So a single enterprise is being supplier of a particular commodity or service. An industry being dominated by a small group of large suppliers, an industry being dominated by a small group of buyers, a single buyer substantially controlling the market. Okay, so monospony और एक मोनोपोली अलग अलग कंडीशन होती है. ओके, सो मोनोप्सोनी जो है वो ऐसी मार्केट कंडीशन है जिसमें देयर इज वन बायर जिसे हम मोनोप्सोनिस्ट कहते हैं, ठीक है, और वही मार्केट को कंट्रोल करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द टर्म गिग वर्कर? ठीक है, गिग वर्कर, सो वर्कर्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, लेबर वर्किंग विदाउट एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन, an employee with written contract of employment for a fixed period, and workers not covered by the social security scheme of the government. Okay, so gig worker यानी कि workers जो कि traditional employer employee relationship के बाहर है. So correct answer is A. चलिए, consider the following regarding India's GDP data. The National Statistical Office is mandated to prepare national accounts as well as publish biannual estimates of the national product. India's economy for the first time in the last decade saw a negative quarterly growth rate. तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे ट्रू है. NSO, ठीक है, NSO prepares national accounts as well as publishes annual estimates of national product, ठीक है, not biannual. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. चलो, रिगार्डिंग दी NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दो स्टेटमेंट्स हैं. इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड IBA, बिल्कुल करेक्ट है. रुपए कार्ड पेमेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय NPCI, एब्सोल्युटली ट्रू. तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. पुराना सवाल हो गया है अब तो ये. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द टर्म टैक्स एक्सपेंडिचर? सो इट्स द एक्सपेंडिचर ऑकर्ड इन कलेक्टिंग द टैक्स बाय ऑफिशियल्स एट वेरियस लेवल्स. It's the tax applied on expenditure by consumers on some luxury goods, and it's the revenue foregone as a result of various tax rebates and exemptions. It's the expenditure done by government from the net proceeds of particular tax. So correct answer is C. Okay, tax expenditure does not refer to government's expenditure associated with tax collecting. Okay, it refers to the opportunity cost of taxing at reduced rate. ठीक है, तो revenue foregone. So correct answer is C. चलिए, consider the following receipts of the government. Interest income received on loans, principal amount received on loans, amount received through market borrowing. इनमें से क्या revenue receipt में आएगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है. ठीक है, सो जो लोन सरकार देती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है. ठीक है, जो सरकार लेती है वो कैपिटल रिसीट में आता है. सो करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली वन, दैट इज फर्स्ट. चलो, रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तीन स्टेटमेंट्स हैं. इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय RBI अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. ओके, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है या नहीं है? आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी RBI एक्ट 1934 के तहत, ना कि 49. पहला स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, द एक्ट मैंडेट्स द फिक्सिंग ऑफ द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट विद इन 2 to 6 लेवल. तो देखो, इसका मिशन है फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट. ठीक है, द एक्ट मैंडेट्स, तो ये तो गलत ही हो गया. करेंटली इट मीट्स वंस एवरी 3 मंथ, नहीं, इट मीट्स 6 टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2 महीने में एक बार. तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत. SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ओके, ये किसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है? तो ये नाबार्ड का है. विद रेफरेंस टू NBFC, they cannot engage in the acquisition of securities issued by the government. They cannot accept demand deposit. तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे ट्रू है, बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि they can engage in the securities. So acquisition of securities. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है.
Which of the following is not a cause of cost push inflation? So deficit financing by the government, defective supply chain, depreciation of currency, food inflation. So correct answer of the question is deficit financing by the government. So this is not a cause of cost push inflation. Cost push inflation एक ऐसी economic situation है when where the general price level in the economy rises for all the relevant goods. ठीक है, so correct answer is. तो दोस्तों बच्चों आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को एक्सप्लेनेशन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता हूं बहुत जल्द कुछ और एमसीक्यूज के साथ। धन्यवाद।